आज हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो कह सकते हैं इसकी पूरी बुनियाद है। अनुसूचित अपराध या शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। ये वो अपराध हैं जिनसे अवैध पैसा बनता है और फिर उस काले धन को सफेद बनाने का जो पूरा खेल है वो शुरू होता है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है ना, ये एक तरह का गेटवे है। अगर कोई अपराध इस लिस्ट में नहीं है तो समझिए पीएमएलए का दरवाजा उसके लिए बंद है। ये जांच का शुरुआती बिंदु नहीं बल्कि उसका डीएनए है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का आधार NISM IFSCA का एक सर्टिफिकेशन कोर्स वर्क है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर है। जी। तो हमारा मिशन आज साफ है, ये नहीं समझना कि इस लिस्ट में क्या क्या है, बल्कि ये समझना कि ये लिस्ट ऐसी है ही क्यों। ये एक अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है इसमें हत्या से लेकर कॉपीराइट उल्लंघन तक सब एक साथ क्यों रखे गए हैं, और ये किसी भी जांच का सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम क्यों है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, अनुसूचित अपराध ही क्यों? इसे सिर्फ अपराध क्यों नहीं कहते? और ये जो एक शब्द बार बार आता है, प्रेडिकेट ऑफेंस, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इसे अनुसूचित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे अपराध पीएमएलए एक्ट की एक खास अनुसूची यानी एक शेड्यूल में बाकायदा लिस्ट किए गए हैं। अच्छा। और प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है मुख्य अपराध। ये वो फाउंडेशनल क्राइम है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस टिका होता है। इसे ऐसे समझिए कि पहले कोई अपराध होगा, जैसे कि मान लीजिए भ्रष्टाचार, उससे पैसा कमाया जाएगा और फिर उस पैसे को छिपाने या घुमाने की कोशिश होगी। तो वो जो पहले वाला अपराध है यानी भ्रष्टाचार, वही प्रेडिकेट ऑफेंस है। ठीक है, ये तो समझ आया, पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है और मुझे लगता है ये कई लोगों को होगा। पूछिए। मान लीजिए किसी पर डकैती का आरोप है, वो एक प्रीडिकेटेड ऑफेंस है। उससे जो पैसा आया उसको लेके ईडी ने पीएमएलए का केस भी शुरू कर दिया। ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति डकैती के मुख्य केस से बरी हो जाता है तो क्या पीएमएलए का केस अपने आप खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत ही शानदार और तकनीकी सवाल है। और कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि अगर मुख्य अपराधी साबित नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल ही नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ हालिया फैसलों में ये साफ कर दिया है कि पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई है वो एक अलग और स्वतंत्र कार्रवाई है। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि कोई प्रीडिकेटेड ऑफेंस से बरी हो जाए, लेकिन अगर जांच एजेंसी ये साबित कर पाती है कि उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध की कमाई थी, तो भी पीएमएलए का मामला चल सकता है। वाह। दोनों की कानूनी प्रक्रियाएं अब अलग अलग हैं। ये तो पूरे खेल को ही बदल देता है। मतलब एक बार पैसा सिस्टम में आ गया तो उसका पीछा आसानी से नहीं छूटने वाला। बिल्कुल। चलिए अब उस लिस्ट पर आते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट A, B और C। पार्ट A सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा लगता है। बिल्कुल। पार्ट A इस पूरी लिस्ट का दिल है। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी जो हमारा पुराना आईपीसी था, उसके सबसे गंभीर अपराध शामिल हैं। जैसे हत्या हो गई, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, आतंकवाद से जुड़े अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी। ये सब वो अपराध हैं जिनके बारे में हम सुनते ही समझ जाते हैं कि इनसे भारी मात्रा में अवैध पैसा बनता है। हाँ, ये तो वो अपराध हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने इस लिस्ट को ध्यान से देखा तो कुछ ऐसी चीजें मिली जो वाकई चौंकाने वाली हैं। क्या मिला आपको? इसमें सिर्फ बम और बंदूक वाले अपराध ही नहीं है। इसमें कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अपराध भी शामिल हैं। इसका मतलब का ये हुआ कि पीएमएलए का इस्तेमाल उस रैकेट के खिलाफ भी हो सकता है जो फिल्मों की पायरेसी करके या नकली सॉफ्टवेयर बेचकर करोड़ों कमा रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर इस कानून की असली ताकत और इसका दायरा समझ में आता है। अच्छा। पीएमएलए को इस बात से मतलब नहीं है कि पैसा बम बेचकर आया या बूटलेग डीवीडी बेचकर। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, क्या पैसा अवैध स्रोत से आया है, क्या वो डर्टी मनी है। कानून की नजर में एक आतंकवादी को फंडिंग से मिले पैसे और एक बड़े पायरेसी रैकेट से कमाए गए पैसे का चरित्र एक ही है, वो अपराध की कमाई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने देखा इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, मतलब जानवरों का अवैध शिकार और उनकी तस्करी भी। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। वन्यजीव तस्करी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध है। सही बात है। इससे जो पैसा आता है वो अक्सर दूसरे अपराधों जैसे ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में भी इस्तेमाल होता है। तो इस अपराध को पार्ट ए में रखना ये दिखाता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है।
तो गेंडों के सीन या बाघ की खाल बेचकर कमाए गए पैसे को अगर कोई प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में लगाने की कोशिश करे तो ईडी उसके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। दे सकती है और देती भी है। पार्ट ए के बारे में एक और बात मुझे बहुत अहम लगी, वो ये कि इसमें पैसों की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई न्यूनतम मौद्रिक सीमा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इन अपराधों की प्रकृति ही इतनी गंभीर मानी गई है कि उनसे हुई कमाई की रकम मायने नहीं रखती। एक उदाहरण देंगे? जरूर। अगर भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी ने मान लीजिए 50,000 रुपए की भी रिश्वत ली और उसे किसी तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की तो भी सैद्धांतिक रूप से पीएमएलए लागू हो सकता है। अच्छा। यहाँ फोकस कितना पैसा पर नहीं बल्कि पैसा कैसे आया पर है। अपराध की गंभीरता ही अपने आप में एक ट्रिगर है। ठीक है, तो पार्ट ए में अपराध की नियत और प्रकृति सबसे जरूरी है, चाहे रकम छोटी हो या बड़ी। बिल्कुल। लेकिन हर अपराध के लिए ऐसा नहीं होगा, है ना? कुछ मामलों में पैसों का पैमाना भी तो जरूरी होगा। बिल्कुल, और यहीं पर पार्ट बी तस्वीर में आता है। पार्ट बी? हाँ, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। इसमें कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत अपराध शामिल हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त है 1 करोड़ रुपए की। सही पकड़ा। पार्ट बी के तहत अपराध तभी अनुसूचित अपराध माने जाएंगे जब उनमें शामिल कुल रकम 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। ये तो पार्ट ए से बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। इसके पीछे का तर्क ये है कि सरकार पीएमएलए जैसे शक्तिशाली कानून का हथौड़ा हर छोटे मोटे कस्टम उल्लंघन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अगर किसी ने 10-20 लाख की कस्टम ड्यूटी चोरी की तो उस पर कस्टम्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मामला 1 करोड़ से ऊपर का है तो इसका मतलब है कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने का रैकेट हो सकता है जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, और तब पीएमएलए की मशीनरी सक्रिय हो जाती है। तो ये एक तरह से प्राथमिकता तय करने का तरीका है, मतलब जांच एजेंसियों का ध्यान उन बड़े मामलों पर केंद्रित करना जो वाकई बड़ा आर्थिक खतरा पैदा कर सकते हैं। एकदम सही। ये संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करता है। चलिए अब इस कहानी के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, पार्ट सी। ये क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़े अपराधों की बात करता है। और आज की ग्लोबल दुनिया में ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। पार्ट सी का नियम बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली है। वो क्या है? ये कहता है कि पार्ट ए में दिया गया कोई भी अपराध अगर उसका कोई भी सिरा किसी दूसरे देश से जुड़ जाता है तो अपने आप पार्ट सी के तहत एक अनुसूचित अपराध बन जाएगा। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जरूर। मान लीजिए भारत में किसी ने एक धोखाधड़ी की जो पार्ट ए की लिस्ट में है। उसने इस धोखाधड़ी से 50 लाख रुपए कमाए। अब सिर्फ 50 लाख की रकम शायद पीएमएलए को सीधे तौर पर आकर्षित न करें। हाँ, लेकिन जैसे ही उसने उस 50 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए भी दुबई या सिंगापुर के किसी बैंक अकाउंट में भेज दिए, बस उसी पल पार्ट सी सक्रिय हो जाता है। अब वो मामला सिर्फ एक धोखाधड़ी का नहीं रहा। तो वो क्या बन गया? वो एक अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का संभावित मामला बन गया और पीएमएलए के दायरे में आ गया। मतलब यहाँ भी पार्ट ए की तरह कोई मॉनेटरी थ्रेशोल्ड नहीं है? कोई थ्रेशोल्ड नहीं। अपराध का अंतर्राष्ट्रीय हो जाना ही उसे अपने आप में गंभीर बना देता है। तो सीमा पार होते ही अपराध का चरित्र और पैमाना कानून की नजर में पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। और इसमें ब्लैक मनी एक्ट के तहत टैक्स चोरी की कोशिश भी शामिल है अगर उसका कोई विदेशी कनेक्शन है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून उन पैसों को लेकर कितना सख्त है जो देश की आर्थिक सीमाओं से बाहर अवैध रूप से भेजे जाते हैं या लाए जाते हैं। तो अगर हम इन तीनों हिस्सों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। पार्ट ए उन अपराधों के लिए है जो अपनी प्रकृति में ही इतने गंभीर हैं कि पैसे की रकम मायने नहीं रखती। सही। पार्ट बी उन आर्थिक अपराधों के लिए है जो एक निश्चित बड़े पैमाने पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। जी। और पार्ट सी वो किसी भी अपराध को गंभीर बना देता है अगर उसका धागा विदेश से जुड़ा हो। ये एक बहुत अच्छी समरी है। ये एक सोची समझी स्तरित व्यवस्था है, एक लेयर्ड सिस्टम है। इस पूरी संरचना को देखकर एक सवाल मन में आता है, इसे इतना जटिल क्यों बनाया गया है? मतलब ये ABC वर्गीकरण के पीछे का असली तर्क क्या है? मेरा एक अंदाजा तो ये है कि इससे जांच एजेंसियों का फोकस बना रहता है। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा कारण है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी हर छोटे मोटे वित्तीय अपराध के पीछे नहीं भाग सकती। सही बात है। ये वर्गीकरण उन्हें अपनी ऊर्जा और संसाधन सबसे बड़े खतरों पर केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और वो क्या है? ये संरचना सिर्फ जांच एजेंसियों के लिए नहीं है। तो फिर यह वित्तीय संस्थानों के लिए भी एक तरह का रोड मैप है। बैंकों के लिए, बीमा कंपनियों के लिए, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए।
ये उन्हें बताता है कि उन्हें किस तरह के संदिग्ध लेन देन पर नजर रखनी है। मतलब बैंक्स और फाइनेंस कंपनियों के लिए एक तरह की चेतावनी या गाइडलाइन? चेतावनी से बेहतर शब्द है गाइडलाइन। अच्छा। ये उन्हें बताता है कि संदिग्ध लेन देन का मतलब सिर्फ आतंकवाद या ड्रग्स का पैसा नहीं है। अगर उनके सिस्टम में कोई ऐसा लेन देन हो रहा है जो वन्यजीव तस्करी से जुड़ा लग रहा है या किसी बड़ी सॉफ्टवेयर पायरेसी से जुड़ा लग रहा है, तो उन्हें भी सतर्क होना होगा। मतलब ये उनकी जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाता है। बिल्कुल, और उन्हें देश की वित्तीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है। और जो नए जमाने के अपराध हैं जैसे साइबर फ्रॉड और बौद्धिक संपदा की चोरी, उनको इसमें शामिल करना भी यही दिखाता है कि कानून समय के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक कहा। अपराध का तरीका बदल रहा है ना। आज अपराधी बैंक लूटने के बजाय डेटा चुराते हैं, बौद्धिक संपदा की चोरी करते हैं। इन अपराधों से होने वाली कमाई खरबों में है। अगर कानून इन नए तरीकों को अपने दायरे में नहीं लेगा तो वो अप्रासंगिक हो जाएगा। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से जो बातें निकल कर आई वो बहुत साफ है। पहली, अनुसूचित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी मामले की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। सही है, इसके बिना केस शुरू ही नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि ये सूची बहुत विविध है, बहुत व्यापक है। इसमें आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे हार्डकोर अपराधों से लेकर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे सॉफ्ट अपराध भी शामिल हैं। जो ये दिखाता है कि कानून का फोकस पैसे के अवैध स्रोत पर है, अपराध के तरीके पर नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस सूची को पार्ट ए, बी और सी में बहुत सोच समझ कर बांटा गया है। हाँ। ये वर्गीकरण एक तरह का इंटेलिजेंट सिस्टम है जो अपराध की गंभीरता, उसके आर्थिक पैमाने और उसके अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के आधार पर ये तय करता है कि पीएमएलए का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया जाएगा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। किस सवाल पर? कि ये जो सूची है ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदलती रहती है। अच्छा। जैसे जैसे समाज और तकनीक बदलते हैं, अपराध के नए नए तरीके सामने आते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इस सूची में और क्या-क्या जोड़ा जा सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध, जिन्हें इकोसाइड कहा जाता है, इसका हिस्सा बनने चाहिए? क्रिप्टो एसेट से जुड़े नए तरह के फ्रॉड के बारे में क्या? कानून को हमेशा अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए लगातार विकसित